हेलो एवरीवन। हम हमारा थर्ड यूनिट ऑफ BLIS कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट हमने सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब उसमें जो लास्ट मैंने आपको इमेज दिखाई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहला यूनिट भी हमने 2 पार्ट में किया था, इसको भी हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाली इमेज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई थी कि क्या कह रहा है। देखिए इमेज में आपको सेंटर में दिख रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके चारों तरफ आपको अलग अलग तरह के डिवाइसेस दिख रहे होंगे, साथ में एप्लीकेशंस भी दिख रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको देखकर यही समझ में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि हर तरह के इक्विपमेंट को भी मैनेज कर रही है, सॉफ्टवेयर को भी मैनेज कर रही है। तो हाँ, वही चीज़ है कि आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप ये समझिए कि फ़ोन में एंड्रॉयड हो गया और कंप्यूटर में विंडोज़ हो गया। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यही है। ये क्या करता है, आपके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सबको चलाने में आपकी मदद करता है। इसी के कमांड पे चलते हैं, और आप जितनी भी अलग हार्डवेयर डिवाइसेस को अपने फ़ोन के या सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हैं, उनके साथ में भी ये कम्युनिकेट करता है। इसी का काम है ये सारा। तो ये सबसे पहले लाइन में लिखा है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पढ़ा था कि ये क्या होता है। तो अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी एग्जांपल्स देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड ऑपरेट अ कंप्यूटिंग डिवाइस। ये किसी भी तरह के डिवाइस को मेंटेन करने में, मैनेज करने में मदद करता है। और डिवाइसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी कैटेगरी आ सकती है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सभी के लिए चाहिए होता है। वेब सर्वर्स हो गए हैं, सर्वर जिनकी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ये सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र के टाइम पे। कार्स हैं, नेटवर्क टावर है, स्मार्ट वॉचेस जो आप लोग यूज़ करते हैं, सब कैसे चलते हैं, इसी की वजह से चलते हैं। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एलिमिनेट्स द नीड टू नो कोडिंग लैंग्वेज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटिंग डिवाइस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम सबको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती, तभी हम इसको यूज़ कर पाते। क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर की अपनी एक ही भाषा है, वो बाइनरी समझता है। हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में उसको करके देते हैं, लेकिन उसमें भी ट्रांसलेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, कंपाइलर्स यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस भाषा को उसके लिए बाइनरी में पहले कन्वर्ट करते हैं। हमें तो नहीं आती बाइनरी। अब आप ही सोचो, अगर मुझे पूरा का पूरा कोड बाइनरी में ही लिखना पड़े तो वो कितना लंबा और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए इस तरह की लैंग्वेजेस डेवलप की गई। तो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो बनाया गया कंप्यूटर में, जो कि ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक एप्लीकेशन का एक अलग से इमेज बनी हुई है, एक आइकन दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है। वही रिप्रेजेंट करता है कि हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसीलिए दिया है ताकि हर वो इंसान जिसको कोडिंग नहीं आती है, वो कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था, ताकि सभी यूज़ कर सकें। हार्डवेयर, इसमें GUI जो लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। आपने एक आइकन को क्लिक किया, वो आपके सामने ओपन हो गई, अब आप अपना काम कर लीजिए। मोर ओवर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ द कंप्यूटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को आप रन करना चाहेंगे तो वो किसके थ्रू चलेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यही हैं इसके। ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम में फाइल्स को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, काम होता है, वो सब मैनेज करेगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करेगा, और जितने भी अलग से आप इसमें डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे उन सबको भी। फाइल मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेटा फाइल्स। जितना भी आपने अपने कंप्यूटर में काम किया है वो सबको सेव करता है। अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग फॉर्मेट में हो सकती है, इमेज फॉर्मेट अलग होगा, वीडियो फॉर्मेट अलग होगा, ठीक है, लेकिन वो सबको स्टोर करता है। और वो याद कैसे रखता है, इतना सारा डेटा अपने कंप्यूटर में आप स्टोर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कैसे उसको याद रहता है। वो फाइल्स बनाता है, फोल्डर्स बनाता है, डायरेक्टरीज बनाता है, उनके नाम अलग 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 कैटेगराइज करता है, और
याद रखता है। जैसे आप अपने घर में, या घर में छोड़ो, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, लाइब्रेरी साइंस के हैं तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग पढ़ी होगी। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखेंगे तो आगे ढूंढना आसान रहेगा, इसीलिए करते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन का ही काम करता है इसमें, कि चीज़ों को नाम दे करके एक साथ, एक जैसी चीज़ों को एक साथ अलग वाली फॉर्मेट की अलग ऐसे ऐसे करके स्टोर करता है। उसमें नेम हो सकता है, साइज़ हो सकता है, साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट हो सकता है, और लोकेशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव का आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर सेव है वो भी बताता है आपको। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या कहता है? देर आर टू टाइप ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की होती हैं। when you open any software in your computer like MS Office, it requires memory। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसको मेमोरी की ज़रूरत है ना। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बोला था कि जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, आपने इनपुट देने साथ ही वो उसको स्टोर करना यानी अपनी मेमोरी में रखना शुरू कर देता है, और तब तक डिलीट नहीं करता जब तक आप खुद उसको ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये मुझे डिलीट करना है, बिना सेव किए इसको एग्जिट करना है। तो कोई भी काम आप करेंगे उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक प्रोसेस चल रही है तब तक भी, और उसके बाद आपने सेव कर दिया तो उसकी डायरेक्टरी में चला गया। बट वेन यू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वन टाइम इट नीड्स सेपरेट मेमोरी। अब एक ही प्रोग्राम को सेम मेमोरी तो नहीं चाहिए ना, अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं सबकी मेमोरी रिक्वायरमेंट अलग होती है। ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कहता है? एवरी प्रोग्राम नीड्स पावर, सीपीयू। मैंने यहाँ पे पावर, प्रोसेसर और सीपीयू तीनों एक साथ लिखा है क्योंकि इसका मतलब यही है, सीपीयू को या प्रोसेसर भी कहते हैं और पावर प्रोवाइड करने का काम भी यही करता है। टू रन एंड इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दिस पावर सप्लाई। आपने कंप्यूटर को ऑन किया, क्यों कर पाए आप? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तभी आप उसको ऑन कर पाए। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो आपका सीपीयू है वही पावर सप्लाई देता है जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उन सबको, और उसमें जो आपने कोई भी प्रोग्राम रन करना है, जब आपने उस पर क्लिक किया तो ये उसको कंजम्पशन के लिए देता है, ताकि वो जितनी देर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं वो चलता रहे, बंद ना हो। इट एलोकेट्स पावर, पावर सप्लाई भी करता है, और साथ साथ में इसका रिकॉर्ड भी रखता है कि कितनी देर कौन सा वाला प्रोग्राम आपने यूज़ किया, उसमें कितना कंजम्पशन हुआ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ये वीडियो लेक्चर जब हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी उसमें एक तरफ इनपुट डिवाइसेस थे, एक तरफ आउटपुट डिवाइसेस थे, एप्लीकेशंस भी थी, सबके बीच में तालमेल बैठाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो भी डेटा आपने अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है वो आपके लिए ज़रूरी होगा, इसीलिए सेव किया होगा। उसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं जिससे आप उसमें इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, या कोई फ़ाइल को आप सिक्योर मोड में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए। और जब आप नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई हैकिंग वगैरह ना हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा आपके फ़ोन में कुछ पॉपअप्स आते हैं जब आप वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको लिंक आता है कि ये अनसेफ़ है। कैसे होता है? वहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्शन के थ्रू, ताकि आपको अनसेफ यूज़र्स से, अनऑथराइज एक्सेस से बचाया जा सके। रिसोर्स मैनेजमेंट में तो सब कुछ आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स द प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल बाय डिसाइडिंग विच रिसोर्स टू बी यूज बाय whom, यानी किसके द्वारा कितने समय तक के लिए यूज़ की जानी चाहिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र का। सिंपल है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। सिंगल यूज़र का मतलब है आपके घर में जो आपके मोबाइल, लैपटॉप और ये कंप्यूटर सिस्टम पड़े हुए हैं, ये सब सिंगल यूज़र के एग्जांपल हैं। एक बार में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है उसको, और आपके रिक्वायरमेंट के लिए जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितना मेमोरी रिक्वायरमेंट है और जो भी चीज़ें हैं सब उसी में हैं, सब कुछ। उसका कोई अलग से सर्वर नहीं बना रखा है। बहुत लोग बनाते भी हैं लेकिन जनरली नहीं बना रखा है हमने। उसमें सर्वर की रिक्वायरमेंट तब होगी जब कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक एप्लीकेशन का अपना सर्वर अलग होता है। लेकिन ये जो सिस्टम हम इस तरह की बात करें सिंगल यूज़र की, ये हम एक जना एक बार में यूज़ करते हैं। मल्टी यूज़र क्या कहता है? ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बैंक्स में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सबकी एक सेंट्रल सर्वर होता है। जितने भी हैं सब जगह अपना अपना काम करेंगे। अब मान लीजिए एक ही रूम में 100 लोग बैठे हैं, 100 ऑफिसर्स बैठे हैं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं एक एक सिस्टम पे, लेकिन उनका सर्वर एक ही है।
वो एक ही समय पे एक ही फाइल को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सर्वर पे है और वो सर्वर उनको वहाँ से रिट्रीव करने में मदद कर रहा है। तो ये मल्टी यूज़र के एग्जांपल्स होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के नाम लिखे हैं, जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स है, सोलरिस है। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं मल्टी यूज़र्स की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसका आपका एक एग्जांपल जो पूछा गया था वो था विंडोज़ एक्सपी का। अब के टाइम में बहुत कम ही लोग इसको यूज़ करते हैं या शायद ना करते होंगे। ये यहाँ से हमारा जो इंटरफेस है उसको इजी बनाने की शुरुआत की गई थी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो कंज्यूमर है एवरीडे यूज़ के लिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए, पहले से प्रोफेशनल यूज़ के लिए ज़्यादा होता था ये कंप्यूटर वगैरह का। फिर इसमें इजी फीचर्स लाए गए, ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें इसको। यहाँ ये था विंडोज़ एक्सपी हमारा। ये कब बना था? पहली बार ये रिलीज़ हुआ था 25 अक्टूबर 2001 को। और कंपनी कौन सी थी? माइक्रोसॉफ्ट। प्रेजेंट में इसका जो सपोर्ट है, सिक्योरिटी सपोर्ट है, वो पूरी तरह से कंपनी ने कट कर दिया है, नहीं अवेलेबल है कहीं पे भी। और जबकि आप इसके वर्चुअल वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। एंड बट एक्सपी केम एज अ रिवोल्यूशन। अब ये क्या कह रहा है कि एक्सपी से मैंने जो आपको चीज़ें बताई, ये ग्राफिकल यूज़र की शुरुआत भी हुई थी। एक्सपी जो वर्ड है, शायद इसका आपको पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या है। एक्सपी मीन्स एक्सपीरियंस। यही था इसका इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। बेसिक फीचर्स कुछ देख लेते हैं एक्सपी में क्या क्या थे, क्यों इतना पॉपुलर था। पहली चीज़ तो ये, इसमें दो तरह के इंटरफेस दिए थे। एक ऐसा जो प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकें, एक ऐसा जो नॉर्मल यूज़र्स अपने घरों में यूज़ कर सकें। न्यू फीचर दैट ऑटोमेटिकली, जैसे हमारे फ़ोन में होता है कि जो अपडेट्स होती हैं, आपने अगर सेट कर रखा है कि जब वाईफाई से कनेक्ट हो तो ऑटो अपडेट हो जाए, तो ऑटो अपडेट का जो फीचर है कंप्यूटर में, वो पहली बार एक्सपी के टाइम पे आया था। इसमें मीडिया प्लेयर भी दिया गया था। ये सारे फीचर्स जो लिखे ये उसी टाइम पे आए थे, इसके पहले वर्जन्स में नहीं थे। प्राइमरी सॉफ्टवेयर फॉर सर्चिंग और प्लेइंग बैक, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल मीडिया। विंडोज़ मैसेंजर आया था जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे या शेयरिंग के लिए। हेल्प एंड सपोर्ट, आपके फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होती हैं जो FAQ का यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन देती हैं। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम। कि कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस तो इसमें लिखे हुए हैं जो जनरली लोगों को ज़रूरत पड़ती है, पूछते हैं, तो आप ये देख लीजिए। अगर इसमें से आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद आप सपोर्ट सिस्टम, मतलब जो सेंटर है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये फीचर इसमें आया था। वायरलेस कनेक्शन, रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन, मतलब आप कहीं बाहर हैं लेकिन वहाँ से भी आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी अपने सिस्टम की। कोई अगर इम्पोर्टेंट डेटा उसमें है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। और फास्ट रिस्पॉन्स, मतलब एक समय पे एक से ज़्यादा टास्क। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक ही समय पे बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर लेते हैं, हम कई सारे फीचर्स को, मतलब एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर फास्ट चलता है। फास्ट चलता है, लेकिन पहले फास्ट नहीं चलता था। ये धीरे धीरे चीज़ें शुरुआत की जाती है ना, कि पहले एक समय में एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें विंडो को स्विच करने का ऑप्शन दिया जाता है कि एक की जगह दूसरी यूज़ कर लो। आपके फ़ोन में भी ये चीज़ आती है, आप एक समय में दो विंडोज़ ओपन कर सकते हैं इसमें, यानी दो प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं। तो ये वाला फीचर आया था। हाई स्पीड, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में ना समय लगता था पहले, थोड़ा सा बूटिंग प्रोसेस थोड़ी सी स्लो थी। इसमें उस फीचर को थोड़ा सा काम किया गया, उसमें प्रोसेसर के ऊपर काम किया गया था, उसको फास्ट किया गया था। फायरवॉल प्रोटेक्शन, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको अनऑथराइज्ड लोगों से बचाने के लिए, जो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं, उसके बारे में आपको वार्निंग सिग्नल्स देने के लिए। और इंक्रिप्शन ऑफ फाइल का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपनी फ़ाइल में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब होता है आपने जो मैटर लिखा हुआ है या आपकी जो फाइल है उसको ऐसे कन्वर्ट कर देना एक कोड में जो रीडेबल नहीं है सभी के लिए। आपने जिसको एक्सेस दी है वही यूज़ कर पाएगा। ये सारे के सारे फीचर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी में आए थे। ये वाली जो फाइल पेज है, इसमें आप जो बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं, ये इसका होम पेज था। मतलब डेस्कटॉप जब आपने ओपन किया आपको ये दिखेगा यहाँ पे। कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो। ये जो 4 पत्तियाँ आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ये तो अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया है इनका। नीचे से आपको विंडोज़ का जो भी वर्जन है उसका नाम लिखा हुआ आता है। और अब इसको जब हमने ओपन किया, अंदर होम टैब में गए, आपने क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शंस मिले जो कि पहले बहुत सिंपल थे। अब मैंने सपोज़ इसमें एक ऑप्शन पे क्लिक किया, माई कंप्यूटर पे, तो माई कंप्यूटर के जो अंदर
सब क्लासिफिकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हैं, वो इसमें ओपन होकर के आएंगे। ऐसा इसका इंटरफेस था। ऐसे आप हर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको अलग तरह का डिस्प्ले मिलेगा। सो दिस वाज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्लीट हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।